ये जो अभी आनन फानन में सारी चीजें की जा रही हैं, वो एक बहाना है। जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान युद्ध की वजह से ये संकट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बात पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकती है, हो सकता है मुझे आपके कमेंट बॉक्स में लोग ट्रोल भी करें, पर मुझे मैं क्षमा मांगते हुए, इसकी ना चिंता करते हुए फिर भी ये कहूंगा। अखबारों में ये खबरें नहीं छप रही हैं, लेकिन जब आप खरीदने जा रहे हैं तो 20 से 25% तक दाम चीजों के बढ़ गए हैं। स्थितियां वाकई बहुत ज्यादा खराब है और उसके कारण पर हम लोग अभी बात करेंगे। जब सरकारें चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी करेंगी, आर्थिक नीतियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगी, तो इस तरीके का संकट आएगा। शतक की ओर है। ये इन्फ्लेशन अंदर से बहुत तकलीफ देने वाली है। बैंक अकाउंट का एटीएम फाड़ के फेंक दीजिए, उसका पासवर्ड खो दीजिए। तो सरकार जो है वो एक तरीके से देश को अंधेरे में रख रही थी। सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, एस फॉर सब्र। मैंने सिस्टमेटिक की जगह सब्र कर दिया। जिंदगी की जद्दोजहद में फंस रहा हो भारत की जो अर्थव्यवस्था फंस रहा है, अब ये बोलना पड़ेगा। तो आप तो 10 साल उसी को बढ़ा दीजिए, विकसित भारत के लक्ष्य को। 2 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देश से बाहर जा चुका है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दास वतन। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो रुपए की कीमत 96.25 हो गई है, यानी डॉलर के मुकाबले रुपया जल्द ही सैकड़ा बनाते हुए दिखाई देगा। इस तरीके से रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, जो पूरे देश के लिए बहुत चिंताजनक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सोना चांदी ना खरीदने, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल करने, विदेश यात्राओं पर ना जाने तमाम अपीलें की हैं, लेकिन रुपए की कीमत ठहरती नहीं दिखाई दे रही। लोगों का कहना है कि आरबीआई इसमें जो कदम उठा सकता है वो उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफी हैं। देश की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर जंजाल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। ऊपर से जो सपने जो दिखाए गए थे, वो सपने हकीकत बनते नहीं दिख रहे हैं। बहुत बड़ा आर्थिक संकट देश के सामने आता दिखाई दे रहा है और महंगाई की मार तेजी से पड़ती जा रही है। लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है और लोगों के सामने रोजगार का बड़ा संकट दिखने लगा है। कई जगह तेल और गैस की कमी के कारण प्रोडक्शन में भी कमी आई है और उसका सीधा असर कारीगरों पर और मजदूरों पर पड़ रहा है। गरीब आदमी पर सबसे ज्यादा असर, मध्यम वर्ग परेशान और तमाम चीजें, तमाम दिक्कतें अब सामने दिखाई दे रही हैं। इस बड़े आर्थिक संकट के लिए क्या हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे? क्या है इसका आगे का रास्ता और कैसे इस संकट से बचा जा सकेगा? क्या स्थिति इस समय देश की सच में है, जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इस मसले पर देश के बड़े पत्रकारों और वित्तीय जगत को समझने वाले वित्तीय विशेषज्ञों से हमने बात की। आप भी देखिए और समझिए। मैं तो ये समझता हूं कि ये जो अभी आनन फानन में सारी चीजें की जा रही हैं, वो एक बहाना है। वो सिर्फ एक बहाना है और मुझे तो लगता है कि ये कवर फायर मिल गया है ये हालात से। स्थितियां वाकई बहुत ज्यादा खराब है और उसके कारण पर हम लोग अभी बात करेंगे सारा। जी। देखिए क्या है कि किसी की ताकत होती, हाँ। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ताकत आपकी क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कैपेसिटी क्या है, आपकी मजबूती क्या है। हाँ। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप ही बताइए कि हमारी मजबूती है क्या। क्या हमारा जो व्यापार है, एक्सपोर्ट है, हम किन चीजों का एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी करते हैं आज सारा प्रभावित है। हाँ, पूरा दवा को एकदम ठप है सर। हाँ। हाँ, दवा को छोड़ दीजिए तो हाँ। मोटे तौर पे दवा तो हर कोई लेगा, हाँ। वो तो शायद कोरोना में भी लेता होगा। हाँ। लेकिन आपके पास ताकत रहेगी, आपके पास आ, आपके पास काबिलियत रहेगी, तभी तो आपकी चीजें ली जाएगी या नहीं ली जाएगी। बिल्कुल। भाई चाइना वालों का तो एक ट्रेड सरप्लस लगातार बढ़ता ही जा रहा है, $1 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है। और हमारा क्या है? तो जब हालात खराब होते हैं तो काम आता है आपका एक्सपोर्ट। तो हमारा तो ऐसे ही जहां तहां बंदी भी है, जहां तहां
ट्रैफिक जाम है, जहां तहां से दबाव भी है, और ट्रेड डील का एक अलग से तलवार लटका हुआ है। तो और ऐसे भी हमारे पास इतना कौन सा ऐसा चीज है जिसको हम बेच के अलग से अपना नाम हासिल करके पैसा फॉरेक्स कमा ले? नहीं है। कुछ नहीं। सच्चाई ये है कि नहीं है, क्योंकि भारत एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है, एक मर्केंडाइज का कंट्री है। और मैन्युफैक्चरिंग में वो भी नए नए जो आजकल दुनिया भर में मतलब कमाल के टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, आउट ऑफ वर्ल्ड टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमने पढ़ा कि भाई एआई में एक जीपीयू होता है, उसमें हम बहुत पीछे हैं। हमने सुना कि भाई बहुत तरह की चीजें, एक लाइन लगा दीजिए तो आपको पता चलेगा। और दिक्कत यह है कि ये देश की त्रासदी है हम्म। कि आपको तेल के भंडार आपके वहां है ही नहीं। तो तेल आपको लगभग लगभग 90% लेना है, आप बाहर से ही लीजिएगा। तो पैसा तो आपका लगेगा ना लेने में। और बिल्कुल। ये आज जब हम लोग आज बात कर रहे हैं तो आज 96 रुपया हो गया डॉलर का दाम, हाँ। शतक की ओर है। अडवाणी जी के अडवाणी जी के की उम्र से बराबर है या बढ़ गया पता नहीं, हम शतक की ओर जा रहे हैं। तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसी चीज है जो अर्थव्यवस्था के लिए, आधुनिक विकास के लिए, आधुनिक आपको जीने के लिए ही आपको तेल की आवश्यकता है। और आपको अगर 96 रुपए के हिसाब से डॉलर में तेल लेना है तो आप सोचिए क्या विकराल स्थिति है। और 90% तक लेना है। कौन यहाँ पर दुनिया में आपको खैरात बांट रहा है? अमेरिका वाले, चाहे यहाँ तक कि रूस वाले, कि आपको सस्ता दे देंगे? नहीं देंगे। एक तो दे ही नहीं रहे, और दे भी रहे थे इतना महंगा दे रहे हैं। तो हम बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। क्योंकि हम क्या करें भाई, अपने पास कुछ बहुत ज्यादा मजबूती रहे कोई चीज का तब ना। आईटी वाली मजबूती तो अब आउटडेटेड हो गई। हाँ। आईटी में भी हम सॉफ्टवेयर में थे, हार्डवेयर में तो थे नहीं। कभी नहीं थे। तो हम, हाँ, और जहां तहां से लोगों को भगाया जा रहा है। अमेरिका कितना लोगों को भगा रहा है बाहर। तो आपका पैसा आएगा कहाँ? गल्फ स्टेट में आजकल दिहाड़ी मजदूर की हालत हो गई। यार नौकरी मिली तो मिली, नहीं मिली तो मिली, आज काम होगा कि होगा नहीं। और सबसे ज्यादा आपका वहां से रेमिटेंस आता था। तो वहां तो नौकरी ही नहीं है। आपका 16 से 20% तक माल वहां जाता था। अरे भाई, कम जिसे कपड़ा लत्ता है, जैसे कि आपका अनाज है, ये जो चीजें हैं वो बहुत उन्नत किस्म के देश बहुत नहीं लेंगे। वो आप ही के बीच में वियतनाम, पाकिस्तान, बांग्लादेश से कंपटीशन करा दें। तो इसलिए उसकी भी कीमत कम मिलती है। फिर जो रहा जैसे वैल्यू एडेड गुड्स जिसको हम कहते हैं, अब मान लीजिए जेम्स ज्वेलरी में एक अच्छा हाँ। भारत का नाम। जी। तो भाई ज्वेलरी जेम्स कैसे बनेगा जब सोने का आयात ही कम होगा तो? हाँ। है, आप हाँ। समझ रहे हैं बात को? हाँ। और वो कहाँ से आता है? मेनली सोना आयात कहाँ से होता है ये सबको मालूम है। हाँ। तो हम एक चक्रव्यूह में फंस गए। ये हमारी हालत है। अच्छा, चूंकि हमारे यहाँ आप 5-7 चीजों को जोड़ लीजिए। एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, एफआईआई, ये सब टेक्निकल भाषा है, लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए बोलने में भी ठीक नहीं लगता है। मतलब जो विदेशी पैसा लगाते थे भारत में, जो विदेशी आपके यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे, या फिर आपके यहाँ आके इन्वेस्ट करके कुछ अपना कमाते लगाते थे। थे, ये सब स्वाहा हो रहा है। सब भाग गए। बिल्कुल, हाँ। सब स्वाहा भी हो रहा है। स्वाहा, हाँ। हाँ। वो हवन हवन जो सुनते रहते हैं ना, वो हाँ। सब स्वाहा है। तो आजकल कोई ऐसे भी हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट सब है, उद्योगपति सब है, रिसर्च वगैरह पर तो खर्चा जीरो हाँ। करते हैं हाँ। एकदम। भाई सरकार खर्चा कर दे, रिसर्च बन गया, उससे ले लिया हाँ। है। हमारा 1% से भी कम है खर्च, मतलब पूरे देश का, कि रिसर्च है ही नहीं तो टेक्नोलॉजी क्या बनेगी? क्या नया टेक्नोलॉजी बनेगा? हम क्या एआई, सेमी कंडक्टर, रेयर अर्थ कहाँ से ले आएंगे? रेयर अर्थ रेयर है ना, यही सब हाँ। नई नई चीजें है। इसी में है ना, क्या देखिए, अमेरिका वाला एआई और चाइना वाला एआई में
एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरे दुनिया को गुलाम बना लेता है। बिल्कुल। तो हमारे पास भी तो कुछ हो। अच्छा, हमारा सर्विसेज से थोड़ा एक्सपोर्ट होता है, हमारे सर्विसेज से हम लोग पैसा विदेशी कमाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग से कितना हम लोग कमाते हैं? हाँ, बहुत कम कमाते हैं, लेकिन बहुत कम। और जब हाँ, पूरा ट्रैफिक जाम पूरे दुनिया में चल रहा हो, तरह तरह के हाँ, ट्रेड का ट्रैफिक जाम, समंदर का ट्रैफिक जाम, तेल का ट्रैफिक जाम, आल माल आने जाने का माल, तो हम तो बहुत बुरी तरह से फंस गए ना। हम्म, अब भोज पर कोहड़ा नहीं रोपा जाता है। कोहड़ा आप जानते हैं, सीताफल। हाँ, तो सीताफल भोज पर रोपने से तो हाँ, अगला भोज होगा तभी काम आएगा ना, कि तभी अभी काम काम आ आएगा। जाएगा? हाँ, तभी आएगा, है ना। तो जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा, इसको, इसमें कोई बुराई नहीं है कि हाँ, हमारा लक्ष्य एक होना चाहिए। बिल्कुल होना लेकिन चाहिए। तो सबसे, हाँ, लेकिन वो नारों से काम चलता नहीं है ना। सबसे पहले तो यही काम करना चाहिए कि विकसित भारत का लक्ष्य जो 2047 तक का रखा गया है, जब आदमी मतलब जिंदगी की जद्दोजहद में फंस रहा हो, भारत की जो अर्थव्यवस्था फंस रहा है, हम्म, अब ये बोलना पड़ेगा, हम्म, तो आप तो 10 साल उसी को बढ़ा दीजिए, विकसित भारत के लक्ष्य को। आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य आपका है, उसको 10-20 साल पहले ले आइए, ये बात ज्यादा जरूरी है। हम्म, और उसमें हम 10-12 साल लेट हो रहे हैं। तो किस चीज की कहाँ है हम, जरा ये तो हम बताएं कि क्या स्थिति है। खाली खाने और खर्चा करने से काम हो जाएगा क्या? अरे, अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आत्मनिर्भर निर्भरता का क्या मतलब है पॉलिसी, ये जरा समझ में आ जाए। विकसित भारत का क्या मतलब है, उस हिसाब से हम समझें। तो उसके लिए तो टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एक्सपोर्ट आदि आदि तो सबसे पहले बढ़ाना पड़ेगा। और कहाँ बढ़ रहा है जरा ये बताएं, चाहे वो आत्मनिर्भरता, चाहे तेल ही में। तो तेल का कोई आप ऑल्टरनेटिव ढूंढिएगा तब ना। हम्म, तो ठीक है, सोलर में काम हुआ है, तो सोलर के तो वही अमेरिका वाला खिलाफ है। हम्म, इलेक्ट्रिक आप जा कोशिश करते हैं 4.5%, वो आपको अमेरिका उसके खिलाफ है। तो जिस चीज में आप बढ़ना चाहते हैं उसी का अमेरिका खिलाफ है, और हम अमेरिका के लिए आरती करते रहे। वो तो उसका आदमी आके कह गया था ना बोल दिल्ली के में गया था कि खुले हम मंच से। हाँ, आपको नहीं बढ़ने देंगे आगे। जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि ईरान युद्ध की वजह से ये संकट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरा कहना है कि ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, ये असली कारण नहीं है। मतलब चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी आर्थिक नीतियां पहले से अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था को पहले से झटके लग रहे थे। अब ईरान युद्ध आ गया तो उसकी वजह से उसमें और उसका योगदान हो गया और स्थिति थोड़ी खराब हो गई। सरकार ने समय रहते कदम नहीं उठाया, इसलिए स्थिति और भयानक और विकराल हो गई। अब प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं कि कोविड का जो संकट था वो पिछली शताब्दी का सबसे बड़ा संकट था। कह रहे जो ईरान युद्ध है वो पिछले 10 साल का सबसे बड़ा संकट है। तो मुझे लगता है कि जब सरकारें चुनाव लड़ने में ज्यादा दिलचस्पी करेंगी, आर्थिक नीतियों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाएंगी, तो इस तरीके का संकट आएगा। पहला पॉइंट तो ये है। जी, दूसरी बात क्या है कि आप ये देखिए कि कितनी चालाकी से किया गया है। जब सारे राज्यों के नतीजे आ गए, कई राज्यों के अंदर सरकारें बन गई, मतलब अब चुनाव में किसी तरीके से नुकसान का कोई खतरा नहीं मौजूद है, तब आपने कहा कि अब इतना बड़ा संकट है। जाहिर सी बात, ये संकट को अचानक तो आया नहीं, संकट तो पहले से मौजूद था, लेकिन तब आप इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहे थे। तो सरकार जो है वो एक तरीके से देश को अंधेरे में रख रही थी और लोगों के आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। आपके क्या कहते हैं, जब इनकम नहीं है तो खर्च तो आपको रोकने पड़ेंगे। बेसिक बात है, आपकी इनकम नहीं है। और मैं क्यों ये बात कह रहा हूं, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि अगर आप पिछले 6 साल का आंकड़ा देखें तो पिछले 6 साल में 4 साल ऐसे हैं जब हमारा जो एफपीआई है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो बाहर जा रहा। आपने कभी ऐसा सोचा था? इसका मतलब क्या है? अगर आप पिछले 5 महीने के 10 मई तक का जो जो हिसाब किताब हमारे पास है, उसमें तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट देश से बाहर जा चुका है। 2025 में 1,60,000 करोड़ का एफपीआई बाहर जा चुका है। इसके पहले 2023 में भी बाहर गया था, 2018 में भी बाहर गया था। तो ये क्यों बाहर जा रहे हैं? आपका जो नेट एफडीआई है, वो नेट एफडीआई का भी जो आंकड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, वो करीब 14 साल के न्यूनतम पे है। क्यों है ऐसा? हमारी जो अपनी कंपनीज हैं वो पैसा बाहर लगा रही हैं।
आपका रुपया जो है वो 95 के पास लगातार भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट लगातार कम होता जा रहा है। आपका चाइना को लेकर जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में उसमें आप देखिए कि $110 बिलियन का हमारे ऊपर वो है, एक तरीके से चाइना का हमारे ऊपर वो है। ये क्यों हो रहा? एफपीआई क्यों भाग रहा है? एफडीआई क्यों हमारा कम हो रहा? भारतीय कंपनियां भारत में पैसे क्यों नहीं लगाना चाहती? क्योंकि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कॉम्पिटिटिव नहीं है। वहां पर पैसे लगाना आप लोगों के लिए कोई बहुत फायदे का सौदा नहीं है, इसलिए यहां से पैसे निकाल के लोग विदेशों में लगा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने तमाम जो कंपनीज हैं, जो जो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, वो आपने नहीं बनाया। और हमारी कंपनीज अब जो है जो विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसको नहीं लगता कि यहाँ पैसे लगाने से उनके पैसे बनेंगे। वो उन जगहों पे जा रहे हैं जहां उनको लगता है कि वहां पैसे अगर 2 पैसे लगाएंगे या $2 बिलियन लगाएंगे तो $4 बिलियन हो जाएगा या $3.5 बिलियन हो जाएगा। तो जब आपकी इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव नहीं बची है, आपके यहाँ जब डिमांड नहीं बढ़ रही है, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरीके से बैठा हुआ है, तो फिर कोई क्यों यहाँ पे पैसे लगाएगा? अब ये बात सरकार को, कम से कम मैं तो, हालांकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, ना मेरी कोई अर्थशास्त्र को लेके कोई बहुत बड़ी एक्सपर्टीज है, लेकिन कम से कम मैं 7-8 साल से लगातार मैं इस बात को ऑब्जर्व कर रहा हूं और लगातार कह भी रहा हूं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें डिमांड कम हो गई है, डिमांड ही नहीं है। और इसलिए सरकार हर बजट में कुछ ना कुछ छोटे मोटे मेजर्स करती ताकि समाज के अंदर कोई डिमांड पैदा हो। वो डिमांड पैदा नहीं हो रही। डिमांड क्यों नहीं पैदा हो रही? क्योंकि हमारे लोगों की जो बाइंग पावर है, बाइंग कैपेसिटी है, वो घटती जा रही। आप देखिए बैंकों के अंदर जो इंडिविजुअल क्रेडिट्स वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है, वो बैंकों से जाके उधार लेके आते हैं और फिर वो पैसा खर्च हो जाता है। और जब एक बार आप जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसके बाद जीएसटी जिस तरीके से आपने लागू किया, उसके बाद कोविड में जिस तरीके से आपने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन किया, तो पूरी अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। अब आप देखिए 2015, 2016, 2017 ये 3 ऐसे अर्थव्यवस्था थी जब हमारी जीडीपी लगातार 7%, 8% के आसपास से ग्रो कर रही थी, 7%, 8% के हिसाब से ग्रो कर रही थी। लेकिन जब आपने गलत तरीके से डिमोनेटाइजेशन किया या डिमोनेटाइजेशन किया, उसका पहला असर आपकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा। उसके अगले ही साल आपने जिस तरीके से जीएसटी लागू किया, उससे आपकी जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, लाखों की संख्या में छोटी छोटी फैक्ट्रियां बंद हो गई और इसकी कमर टूट गई। तब कोविड आया फरवरी के या मार्च के महीने में आया था 2020 में। चाइना में तो हालांकि नवंबर दिसंबर से खबरें आ रही थी, लेकिन हमारे यहाँ जब कोविड आया, उसके पहले वाले हफ्ते में जो क्वार्टर था, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक का जो क्वार्टर था, उसमें हमारी जीडीपी ग्रोथ थी 3.1%। और जो 2019-20 का जो था, उसमें जीडीपी ग्रोथ थी हमारी 4.2%। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो -1.4 पे ग्रो कर रहा था, यानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, ग्रोथ तो थी ही नहीं, सिकुड़ रहा था। जो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री था वो -2.2% के हिसाब से ग्रो कर रहा था। यानी वो भी तो आपके 2 फंडामेंटल्स इकोनॉमी के, कंस्ट्रक्शन और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो बजाय बढ़ने के सिकुड़ रहा था। और ये कोविड के ठीक पहले हो रहा था। तो जब कोविड के ठीक पहले ये स्थिति पैदा हो रही थी, और वो भी हमारी जो अर्थव्यवस्था 3.1% थी जनवरी टू मार्च 2020 में, वो भी इतनी ज्यादा क्यों थी? क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें 5.9% की ग्रोथ थी, जिसपे सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो सिर्फ भगवान के ऊपर निर्भर है। मानसून ठीक हुआ तो आपकी कृषि ठीक हो गई, मानसून ठीक नहीं हुआ तो आपकी कृषि बिगड़ गई। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग आपका अंदर बर्बाद हो रहा है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में किसी तरीके की ग्रोथ नहीं है, आपकी जीडीपी 3.1% पे कोविड के समय थी, तो उसके जब फौरन बाद आपने बिना सोचे समझे पूरे देश के अंदर लॉकडाउन कर दिया, थाली और वो बजवा दिया, तो जो कुछ बची खुशी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। हजारों की संख्या में लोग पैदल चले गए, सरकार ने उस संकट, पूरी दुनिया ने उसको देखा। तो उसके बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था जब कोविड की वजह से गिरी, तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो गिरी थी अर्थव्यवस्था, वो भारत थी, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा। तो वो इसलिए क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स सही नहीं थे। तो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि सरकार की आर्थिक स्थितियां, आर्थिक नीति पूरी तरीके से इस वक्त डामाडोल है। अब उस बीच में ईरान क्राइसिस आ गई, और आपने ईरान क्राइसिस से निपटने का कोई ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा नहीं, क्योंकि आप चुनाव में व्यस्त थे। तो उसकी वजह से अब हालात ये पैदा हो गए कि अब लोगों से आप कह रहे हैं कि आप सोना मत खरीदो,
आप विदेशी में यात्रा मत करो। देखिए, सेविंग करना तो आपके अपने बजट के ऊपर होगा, क्योंकि मेरा जो सेविंग का मेथड है वो बहुत कठिन है और उससे कुछ लोग असहमति जता सकते हैं। मेरा सेविंग का मेथड तो है कि आपकी जैसे ही कमाई बैंक में आए, सैलरी आए, उसमें से 20% निकाल के अलग कर दीजिए, 80% में गुजारा करिए। तो मेरा मेथड तो थोड़ा टफ है, हर किसी को हो सकता है पसंद ना आए, परंतु लंबे वक्त में मुझे दुआ देने वाला ये मेथड है। अगर आप 80% में गुजारा कर सकते हैं, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, तो 40,000 में गुजारा करना सीख जाइए, 20,000 को एक तरफ रख दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपका जो अमीर बनने का सपना है या वेल्थ क्रिएशन का सपना है, एक तो आप उसके नजदीक पहुंचेंगे। दूसरा, आप एक इमरजेंसी कॉर्पस भी खड़ी कर देंगे, जो कल को मुसीबत आती है तो आपको मदद करेगा। कोविड में वही लोग झेल पाए आसानी से लॉकडाउन को, विक्रांत, जिनके पास सेविंग्स अच्छी थी। तो मैं, देखिए, इस बात पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो सकता है मुझे आपके कमेंट बॉक्स में लोग ट्रोल भी करें, पर मुझे मैं क्षमा मांगते हुए, इसकी ना चिंता करते हुए फिर भी ये कहूंगा, आपके पास सेविंग करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। तो आप 80% में गुजारा करिए, 20% निकाल के एक अलग बैंक अकाउंट में रखिए, उस बैंक अकाउंट का एटीएम फाड़ के फेंक दीजिए, उसका पासवर्ड खो दीजिए, उसकी चेकबुक फाड़ के फेंक दीजिए। क्यों मैं कह रहा हूं? जिससे कि आप उसको छेड़ ना सकें, उस पैसे को इकट्ठा होने दीजिए, आप फाड़ के फेंक दीजिए और एटीएम खो दीजिए। ये, इसको लिटरली मत लीजिएगा, इसका अर्थ ये है, भाव अर्थ ये है कि आप उस पैसे को छेड़े नहीं और उस पैसे को इकट्ठा होने दें, फिर उस पैसे से आप आगे निवेश करें। आपने एसआईपी की बात करी, मेरा व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है। एसआईपी का मैंने एक नया फुल फॉर्म बनाया है विक्रांत, आप कहें तो बताऊं मैं? जी जी। वैसे तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है, मैंने थोड़ा सा उसमें फेरबदल किया है, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान। एस फॉर मैंने सिस्टमैटिक की जगह सब्र कर दिया। अगर आप 10-15 साल का सब्र नहीं है तो कृपया एसआईपी को बंद कर दीजिए, एसआईपी से निकल जाइए। ये क्योंकि अगर आप 10-15 साल का नजरिया रख रहे हैं तो थोड़ा हंसी की बात करूंगा विक्रांत, अगर 10 साल भी आप एसआईपी रखते हैं उसमें तो 2.5 ट्रम्प आ जाएंगे। 2.5 ट्रम्प, 4 साल का 1 ट्रम्प, 8 साल के 2 ट्रम्प और 2 साल का आधा ट्रम्प, तो 2.5 ट्रम्प, तो उसमें तो कई ट्रम्प आके चले जाएंगे। तो आप, मेरा कहने का मतलब, यहां पर ट्रम्प का एग्जाम्पल लेके मैंने इसलिए कहा कि उसमें ऐसी घटनाएं, इस प्रकार के व्यक्ति, ऐसी घटनाएं, ऐसे निर्णय, ऐसे युद्ध, ऐसी बीमारियां, कोविड वगैरह वगैरह, ये सब उस पीरियड में समा जाएंगे। अब देखिए, कोविड को हुए आज 6 साल से ऊपर हो चुके हैं। जब दूसरी वेव आई थी मई में, मुझे याद है, अप्रैल मई 2020 की बात है, 2021 की बात है, 5 से 6 साल हो चुके। आपको कोविड जब मैं बोलता हूं तो याद आता है, रोजाना आपको कोविड याद नहीं आता है, मानेंगे आप इस बात को? बिल्कुल सही देखिए, बात। 5-6 साल में हमने कोविड जैसी भयंकर आपदा को भुला दिया, तो इसको भी भुला देंगे। तो जब हम 10 साल का नजरिया रख के चलते हैं तो इस मन में अच्छी आदत यह है कि ये भुलाता जाता है उसको, तो आगे फॉरवर्ड लुकिंग हम चलते हैं। तो इसलिए एसआईपी वाले सबसे बड़ी गलती करते हैं, उसको प्री मैच्योरली खत्म करके उसकी एनएवी नीचे देख के कि हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए यार, इससे अच्छा तो बैंक में ही पड़ा रहता पैसा तो ही अच्छा था, इससे अच्छा तो एफडी कर देते, कम से कम 5-6% मिलता तो सही, इससे अच्छा तो ये कर देते, इससे अच्छा तो वो कर देते। नहीं साहब, ऐसे नहीं सोचना है आपको। एसआईपी, सब्र इन्वेस्टमेंट प्लान, आज से आप उसका नाम रख लीजिए, मत कहिए इसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मैं नाम ही बदल देता हूं। नाम बदलेगा तो अपने आप जो है उसका कैरेक्टर सामने आ जाएगा। 10 से 15 साल का नजरिया एसआईपी में रखना चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। खाने पीने की चीजों की महंगाई साइलेंटली हो गई है, बिना हो हल्ले के, बिना न्यूज बने। अखबारों में ये खबरें नहीं छप रही हैं, लेकिन जब आप खरीदने जा रहे हैं तो 20 से 25% तक दाम चीजों के बढ़ गए हैं। आप सब्जियों को छोड़ दीजिए, वो रोजमर्रा की चीजें ऑफ सीजन हो जाती कई बार, लेकिन आप ग्रोसरी शॉप में जाइए, आपको हर चीज 5-10 रुपए महंगी हो गई। 5-10 रुपए छोटा लगता है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10-15-20% तक है। मैं कल ही एक नमकीन का पैकेट यहाँ मिलता है जो ऐसे ही लोकल, मैंने उसको खरीदा तो वो पहले 55 रुपए का मिलता था, कल उसने मुझे 65 रुपए का दिया है। तो ऐसी तरह तरह की तमाम चीजें हैं जहां पे दाम बढ़ गए हैं, और यही महंगाई अंदर से भारत को बहुत दिक्कत देने वाली है, क्योंकि जो गरीब आदमी, मिडिल क्लास है, उसके लिए बहुत पिंचिंग है। क्योंकि हर आइटम में अगर 5-5, 10-10 रुपए बढ़ेंगे तो आपका ओवरऑल बजट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चूंकि गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम,
फर्टिलाइजर के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार मान भी रही है कि खाद की कीमतें बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन अंदर से बहुत तकलीफ देने वाली है।